हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। भूगोल की कक्षाएं लगातार चल रही हैं और आज हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का एप्लीकेशन ऐप बनकर के तैयार हो गया है। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो ऐप का नाम है मैं बता चुका हूं, SB एजुकेशन है। SB एजुकेशन, ठीक है, SB एजुकेशन। ठीक है, ये सारा कैपिटल में लिखा हुआ SB स्पेस एजुकेशन। ये प्ले स्टोर पर डालेंगे आपको तो दूसरा या तीसरा एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने और इसको चलाने से संबंधित पूरी प्रक्रिया मैंने वीडियो में बताई है। ठीक है, तो एक वीडियो इसका पर्टिकुलर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो उसको आप देख सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज हल करनी है। हाँ, इस पर करंट अफेयर्स की निशुल्क टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें प्रत्येक दिन आपको यानी डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के दिए जाते हैं। उनको आप हल करेंगे और उनका आंसर भी आपको मिल जाएगा। आपका रैंक भी पता चल जाएगा कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, सही आंसर क्या होना चाहिए, गलत क्या होना चाहिए। ठीक है, साथ ही जो करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा था तो अब आपको हम वीकली पढ़ाएंगे, जैसा मैंने पहला बता दिया था। तो सैटरडे और संडे को आपको करंट अफेयर्स का वीडियो उपलब्ध होगा। ठीक है, और उसकी जो पूरे हफ्ते भर की PDF है वो आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर होम पेज पर एक लिंक आता है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, किसी को आप लिंक भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हों वो भी इसको डाउनलोड कर सकें और उससे जो भी लाभ मिल रहा है, जो भी सीरीज चल रही है उसका वो एंजॉय कर सकें, पढ़ाई की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है, उसको आप PDF भी मिलेगा, रोज सीरीज भी चल रही है। ठीक है, तो डेली का डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है, सारा तैयार आपका हो जाएगा। PDF पढ़ लीजिए तो करंट की आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और नोट्स की और फिर से जानकारी दे दूं कि नोट्स लगभग तैयार है, 2-4 दिन का और समय लगेगा मुश्किल से, तो आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन के माध्यम से ही आपको सॉफ्ट कॉपी में नोट्स मिल जाएगा, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी लेनी है तो फिर आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको मुझसे संपर्क करना होगा। आपके घर पर जहाँ पर भी आपका एड्रेस है तो पार्सल से आपको वो कॉपी भेज दी जाएगी। ठीक है, तो अभी बन जाएगा तो मैं आपको सूचना दूंगा। काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो ठीक है, तो मैं चूँकि व्यस्तता की वजह से उनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप लोग समझदार हैं कि मेरी व्यस्तता को भी समझिए, फिर भी हम आप लोग के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं, दिन भर ऑफिस रहते, शाम को आपको के लिए वीडियो बनाते हैं, फिर रात में नोट्स भी चेक करते हैं, क्योंकि वो पूरा मेरे गाइडेंस में बन रहा है। ठीक है, सारे हमारे पुराने नोट्स हैं उनको रिफॉर्म्स किया जा रहा है, तो मुझे ही पूरा देखना है, तो समय काफ़ी लग जाता है। ठीक है, तो जैसी बन जाएगा हम आपको सूचना दे देंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। मुश्किल से 2-4-5 दिन का समय लगेगा और तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो भारत में बहुत सारी परियोजनाएं चलाई गई हैं और जो कई सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो बहुउद्देशीय हैं। ठीक है, और वो कोई बांध बना है, कोई बैराज बना हुआ है, कोई झील बनी हुई है। ठीक है, कुछ नदियों पर हैं। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, इनको नाम बहुउद्देशीय क्यों दिया गया। ठीक है, बहु का मतलब बहुत यानी कि कई, और उद्देशीय मतलब उद्देश्य, यानी कि जहां पर जिस परियोजना से कई सारे उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य एक साथ पूरे हो रहे हों, ऐसी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे मान लो एक परियोजना बनाई गई, एक बांध बनाया गया, तो उस बांध से हम क्या क्या कर सकते हैं, उस बांध से हम बिजली बना सकते हैं, जल विद्युत बना सकते हैं। ठीक है, उस बांध से हम सिंचाई भी कर सकते हैं, उस बांध से हम नदियां नहरें निकाल सकते हैं, उस बांध से हम पीने का पानी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बांध को बनाने से, एक ही बैराज को बनाने से हमने कई सारे उद्देश्य पूरे कर लिए, इसीलिए ऐसी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो करीब 10-12 परियोजनाएं हैं ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। और यहाँ से हमेशा 2-3 प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की हो, PCS की हो या लोअर PCS या कोई भी अन्य परीक्षा हो, PCS की हो या फिर वनडे की हो,
कहीं ना कहीं से ये प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ ही ले जाते हैं, कभी कभी तो सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं, कहां कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। एक वीडियो यानी 2 वीडियो के माध्यम से ये पूरी योजनाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली हमारी है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट या कॉरपोरेशन, ठीक है, प्रोजेक्ट ठीक कहेंगे, दामोदर बोले दामोदर वैली प्रोजेक्ट परियोजना। तो ये दामोदर नदी पर बनाई गई है, ठीक है। और दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से समझ लें ताकि आपको याद करने में या नोट्स बनाने में या पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, सहूलियत हो आपको। तो जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। हुगली किसकी सहायक नदी है? हुगली गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकल करके हुगली नदी में मिल जाती है। ये तो थी बात दामोदर नदी की। अब क्या होता है, जो ये छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, जब इस पर वर्षा होती है तो क्या होता है, इसका जो पानी है सारा बह करके कहाँ पर आता है? झारखंड में और बंगाल में आता है, ठीक, बेसिकली बंगाल में आता है। तो जो नदी ये है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। कौन सी? जो दामोदर नदी है वो झारखंड में और पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। फिर जो छोटा नागपुर पठार पर वर्षा होती है तो उसका सारा पानी बह करके कहाँ पर आता है? ये दामोदर नदी में आता है, ठीक है। जब दामोदर नदी में बहुत सारा पानी आ जाता है तो क्या होता है, ये नदी पश्चिम बंगाल में क्या करती है? बाढ़ लाने का काम करती है। क्योंकि पानी, बरसात हुई, पानी एक साथ आ गया, नदी की इतनी क्षमता थी नहीं, तो क्या हुआ, बहुत तेज पानी आया और इस नदी में आ जाती है बाढ़, ठीक है। तो जब बाढ़ आ जाती है तो बंगाल इस बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए दामोदर नदी को कभी पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। आपने पढ़ा होगा जीके जीएस की किताब में कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में छोटा नागपुर पठार पर जितनी भी बारिश होती थी तो उसका सारा पानी बह करके इसी नदी में आता था। ये बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती थी और पूरा बंगाल इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था। अब ये समस्या हर साल की रही तो सरकार ने सोचा कि इससे निपटा कैसे जाए, इससे कैसे निजात मिली जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इस बाढ़ की समस्या से बचने के लिए, बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए सन 1948 में एक निगम का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया दामोदर घाटी निगम। दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, DVC, शॉर्ट में कहते हैं DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर घाटी निगम का निर्माण किया गया, बनाया गया 1948 में। और इस निगम ने इस नदी पर बाढ़ की समस्या को खत्म करने के लिए 8 बांध बनाए। कितने बांध बनाए? 8 बांध बनाए इस नदी पर, इस पानी की और बाढ़ की समस्या को खत्म करने के लिए। जिसमें से प्रमुख कुछ है जैसे कि कोनार बांध, मैथान बांध, तिलैया बांध, पंचेत हिल बांध, ठीक है। ये सब किस नदी पर हैं? दामोदर नदी पर बने हुए। किसने बनाए? इस दामोदर घाटी निगम ने बनाए, ठीक है। और जो ये DVC है यानी दामोदर घाटी का जो निगम, दामोदर घाटी निगम है, जो ये परियोजना है, इसका निर्माण यानी DVC का निर्माण एक अमेरिका की परियोजना है, टेनेसी घाटी परियोजना, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट। इसके आधार पर इस DVC का निर्माण किया गया था और इसी के आधार पर बांध बनाए गए। क्योंकि अमेरिका में भी जो ये टेनेसी नदी है तो इस पर भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, ऐसी समस्या आती थी, तो वहाँ पर भी सरकार ने निपटने के लिए इसी प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए थे। तो उसी के आधार पर दामोदर नदी में जो बाढ़ आती थी उससे निपटने के लिए, तो इसके आधार पर यानी कि टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के आधार पर DVC का निर्माण किया गया और 8 बांध बनाए गए। तो अब ये दामोदर नदी बंगाल में बाढ़ नहीं लाती है, इसलिए अब इसे बंगाल का शोक नहीं कहा जाता है, पहले इसे कहा जाता था, ठीक है। हालांकि प्रश्न अभी भी पूछ लिया जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है, या बंगाल में बाढ़ लाने का काम कौन सी नदी करती थी, तो वो है दामोदर नदी। क्यों लाती थी ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये थी एक प्रमुख परियोजना। दूसरी है
कोसी परियोजना। तो कोसी नदी है, आपको पता ही है। तो ये कोसी नदी जो है ये तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल व बिहार में बहती हुई ये बिहार में भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कोसी क्या है? ये गंगा की सहायक नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है, नेपाल और बिहार में बहती है और भागलपुर के पास ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ये तो बात होगी कोसी नदी की। अब क्या होता है, ये जो नदी है, अब चूंकि तिब्बत का पठार वहां पर हिमालय से भी ये बहती हुई आती है, तो हिमालय से अपने साथ बहुत सारे अवसाद बहाकर लाती है। अवसाद क्या होता है? जैसे कंकड़, पत्थर, खरपतवार, बालू, ठीक है, ये सब बहाकर अपने साथ लाती है। अब चूंकि वहां पर जहां ये पहाड़ों में बहती है वहां तो इसकी धारा तीव्र होती है, तो सबको साथ में बहाकर लाती है। लेकिन जैसे ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसकी धारा धीमी हो जाती है। तो जैसे ही बिहार के मैदानी भाग में ये आती है तो वहां पर इसकी चूंकि धारा धीमी हो जाती है, इसका प्रवाह धीमा हो जाता है, तो जो भी अवसाद अपने साथ पत्थर कंकड़ बहा के लाई थी वो मैदानी भाग में छोड़ती रहती है। जब ये काफ़ी समय तक ये चलता रहता है कि अवसाद हिमालय से लाकर साथ में लाती है, बहाकर लाती है, और जैसे ही बिहार में मैदानी भाग में आती है वहाँ ये छोड़ देती है। तो क्या होता है कि इस नदी की तलहटी में ये सारे अवसाद जमते रहते हैं। ठीक है, जब जमते रहते हैं तो इससे क्या होता है, नदी के बहने का रास्ता बंद हो जाता है। ठीक है, अब मान लो ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, अब इसमें क्या लगातार भर रहा है, इस तरह भर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये नदी उथली होती जाएगी और एक समय ऐसा है कि इसकी जो है तली पूरी भर जाएगी। और फिर जब पानी आएगा, बाढ़ का पानी, बरसात का आएगा, फिर पानी कैसे बहेगा? क्योंकि नदी जो गहरी थी वो उथली हो गई है, नीचे कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं, धूल मिट्टी भरी हुई है, गाद भरी हुई है, तो पानी को बहने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, पानी को जहां रास्ता मिलता है वहां बहने लगता है। और फिर क्या होता है, जब इधर उधर बहता है, खेतों में जाता है, गांव में जाता है, तो यही बाढ़ लाने का काम करती है। ठीक है, तो हिमालय से अवसाद बहाकर लाती है और बिहार के मैदानी भाग में ये छोड़ देती है, जिससे इस नदी का रास्ता बंद हो जाता है और ये नदी फिर विसर्पण करती हुई बहती है। विसर्पण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विसर्पण का मतलब ये है कि जब फिर इस नदी को रास्ता नहीं मिलेगा तो जाना तो इसको इधर इस प्रकार चाहिए था, क्योंकि रास्ता पूरा बंद है, तो फिर क्या होता है, ये इस तरह से, ये समय इस तरह से बहती, जहां मतलब इसको रास्ता मिल गया वहीं बहने लगती है। विसर्पण मतलब साफ तरह जहां मनाया वहां पर पानी बह रहा है और पूरे बिहार में ये बाढ़ ला देती है। ठीक है, तो जब ये रास्ता बंद कर देती है, बंद हो जाता है, तो ये विसर्पण करती हुई जहां मनाए वहां बहती है, जिसका परिणाम ये होता है कि बिहार में ये बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। और इसी बिहार में बाढ़ लाने की वजह से इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, क्योंकि ये अपना ही रास्ता बंद करके, पानी बहने के लिए जगह नहीं रहती थी, फिर विसर्पण करती थी, इधर उधर बहती थी और बाढ़ लाने का काम करती थी। तो फिर इसके समाधान के लिए, यानी कि बिहार में बाढ़ ना लाए और ये रास्ता जाम ना करे, तो इसके समाधान के लिए इस पर एक हनुमान नगर बैराज बनाया गया, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ का जो भी पानी है वो इस बैराज में इकट्ठा कर लिया जाता है। जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है इसी बैराज में नेपाल में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे कि अब ये नदी बिहार में बाढ़ लाने का काम नहीं करती है। इसलिए पहले इसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, लेकिन अब इसे बिहार का शोक नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो हनुमान नगर बैराज किस नदी पर है? कोसी नदी पर बना हुआ है। आगे आते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना, बहुत फेमस, आपने सुना होगा। ठीक है, जो भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है, इसको भाखड़ा बांध या भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आगे बताएंगे। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है और इस ऐसा बांध ही गुरुत्वीय बांध भी है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल डैम है, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर के आसपास है। ठीक है, और जो ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ठीक है, ये इस परियोजना से
तीनों राज्य, मतलब ये परियोजना तो 3 राज्यों की है लेकिन लाभान्वित 5 राज्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, दिल्ली क्या करती है? दिल्ली को जो बिजली सप्लाई होती है तो वो दिल्ली को भी दी जाती है। जो ये जिससे जल विद्युत बनती है, बिजली बनती है, वो दिल्ली को भी सप्लाई की जाती है। तो ये परियोजना है वो 3 राज्यों की है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लेकिन लाभान्वित 5 राज्य होते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, तो 5 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। सतलज नदी का पानी रोकने के लिए पंजाब में 2 स्थानों पर बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में और एक नांगल में। ठीक है, भाखड़ा और नांगल ये दोनों जगह हैं। ठीक है, तो चूंकि पानी बहुत ज़्यादा आता था, पानी बेकार चला जाता था, तो इसके पानी को रोक करके पंजाब में 2 बांध बना लिए गए, एक भाखड़ा में, एक नांगल में। ठीक है, और इसी जो बांध बने हुए इन्हीं के पीछे गोविंद सागर झील है। ठीक है, गोविंद सागर झील कहाँ पर है? इन्हीं बांध के पीछे गोविंद सागर झील है, या गोविंद सागर झील ही जो है ये भाखड़ा नांगल बांध का, मतलब एक ही बात है, उसको हम भाखड़ा नांगल बांध कह लें या फिर गोविंद सागर झील या जलाशय कह लें, तो गोविंद सागर झील भी वहीं पर पीछे बनी हुई है। ठीक है, इसके पीछे जो भाखड़ा नांगल बांध है ना, उसी के पीछे गोविंद सागर झील बनी हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ये आती है। ठीक है, तो ये है आपकी विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। चलिए आगे आते हैं, रिहंद बांध परियोजना। ठीक है, ये रिहंद नदी कहाँ है? ये बेसिकली सोनभद्र में बहती है और इसमें यानी कि उत्तर प्रदेश में बहती है। ये सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो रिहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो रिहंद नदी पर ही सोनभद्र में एक बांध बनाया गया है। ठीक, कहाँ पर? सोनभद्र में रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसे रिहंद बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस बांध के पीछे जो निर्मित झील है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, ये गोविंद सागर झील ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश में, और ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, ये अलग है और ये अलग है। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनी हुई है। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील, यानी कि प्राकृतिक नहीं है, इसको बनाया गया है, और भारत की सबसे बड़ी झील है। कहां पर? रिहंद नदी पर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है ये, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा है, सीमा पर स्थित है, और ये सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, तो यहां पर 3-4 बातें आपको याद रखनी है कि ये बांध जो है ये कहां पर बनाया गया है? ये सोनभद्र में है। किसकी सीमा पर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, किस झील पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर पर यह बना हुआ है, और ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको रिहंद बांध परियोजना के बारे में याद रखनी है। यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि ये यूपी का प्रश्न है, यूपी की ये परियोजना है, तो यूपी स्पेशल में इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए 2 परियोजना और हैं, एक है चंबल परियोजना और एक अगली आएगी आपकी हीराकुंड परियोजना। तो चंबल परियोजना, ये चंबल जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, आपको पता ही है। ठीक है, जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो कि इलाहाबाद में आकर के गंगा से मिल जाती है। जो चंबल नदी है ये मालवा के पठार से निकलती है। ठीक है, और जो चंबल परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जो चंबल परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पूछ लिया जाता है कभी परीक्षा में कि ये जो है चंबल परियोजना निम्न में से किन किन राज्यों की है? एमपी की, राजस्थान की, दोनों की, या कुछ नहीं है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। और इस चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं इसी चंबल नदी पर। कौन कौन से? जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये तो राजस्थान में स्थित है, और जो गांधी सागर बांध है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये परियोजनाएं बहुत पूछी जाती हैं, राज्य पूछे जाते हैं कि फला परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है परियोजनाओं के नाम दिए तो होते हैं और राज्यों के नाम दिए होते हैं, आपको मिलान करने के लिए दिया जाता है कि कौन सी परियोजना किस राज्य में स्थित है।
तो ये इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और आज की वीडियो की अंतिम परियोजना है हीराकुंड परियोजना। ठीक, कौन सी? हीराकुंड परियोजना। इसके बाद 5-6 परियोजनाएं और बचेंगी, वो आपको हम अगले वाले वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, अभी ज्योग्राफी में कुछ बचा हुआ, काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, फसलें हैं और खनिज वगैरह हैं और रिफाइनरीज हैं, तो मिट्टियां हैं, तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, पॉलिटी आपको पूरी पढ़ा चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, पर समय मिला तो मेडिवल भी पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदी की क्लास भी पढ़ाएंगे, यूपी स्पेशल पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा देंगे, बाकी करंट आपको हम पढ़ा ही रहे हैं। तो हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा में महानदी पर एक हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, तो परियोजना कहाँ पर है? हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर है, और महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। और इस महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक, जिस तरह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, उसी प्रकार महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये नदी भी, महानदी भी उड़ीसा में बाढ़ लाने का काम करती थी, लेकिन जब से इस पर हीराकुंड बांध बना दिया गया है, तब फिर ये बाढ़ अब उड़ीसा में नहीं लाती, इसलिए उसको उड़ीसा का शोक नहीं कहा जाता है। और जो हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे लंबा बांध, ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, लंबाई 4801 मीटर, 4801 मीटर, इतनी इसकी लंबाई है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, तो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किस नदी पर है? महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपकी 6 परियोजनाएं आज की हो गई हैं, 5 या 6 ही और बची होंगी जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो छोटी मोटी बहुत हैं। ठीक है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पर फोकस करेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, और विशेषता समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, पीसीएस के लिए। ठीक है, तो हम उसी को फोकस कर रहे हैं। बस आप लोग पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पूरी मेहनत करते रहिए, और एक दिन देखेंगे कि आप निश्चित रूप से अधिकारी बन करके हमारे साथ सचिवालय में काम कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।